हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते ही हैं लगातार हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके साथ साथ हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। सभी की लिंक आपको फ्रेंड्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप मैथ्स पेडागोजी के देख सकते हैं, CDP देख सकते हैं, EVS देख सकते हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लगाने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के सेट। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज का जो ये हमने पेपर लिया हुआ है ये है आपका रिसेंटली जो जनवरी 2024 में आपका आया था, वही वाला पेपर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यस, जो भी फ्रेंड्स सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं फ्रेंड्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, वाक्य आपके सामने है। वाक्य है, बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं। बताइए किसके तरीके हैं, इससे रिलेटेड कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा है। पहला है शब्दावली को समृद्ध करने के, ये तो ठीक है। दूसरा है शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। मैंने आपको बताया है जहाँ भी कंठस्थ करने की बात आए, कंठस्थ करना मतलब होता है फ्रेंड्स याद करना। और याद करना क्या होता है, नेगेटिव चीज़ होती है। कभी भी बच्चों को याद नहीं करवाना है बल्कि कॉन्सेप्ट को समझाना होता है। तो कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये सब एक ही चीज़ होती हैं। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चारण का अभ्यास करने से, ये भी ठीक है। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय से। अब देखिए इसमें क्या हुआ था ना, इसमें CBSE ने 2 आंसर इसके सही माने हैं। कौन कौन से, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ये दोनों इसमें सही आंसर माने हैं। मतलब ये दोनों कथन इसमें सही नहीं है इस सेंटेंस के संदर्भ में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं, तो उस कंडीशन में जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन 2 में टिक किया होगा उसे भी नंबर मिलेगा, और जिस भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 4 में टिक किया होगा उसे भी नंबर मिल जाता है। तो जो भी 4 पे टिक करेगा उसे भी 1 नंबर, और जिसने दूसरे पे टिक किया होगा उसे भी 1 नंबर। तो इसके राइट आंसर ये दोनों ही हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसा कई बार हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। नहीं है पूछा है। ठीक है, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कैसे देखा जाना चाहिए, और उससे रिलेटेड कौन सा सही नहीं है पूछा है। पहला है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो स्कूल में लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होते हैं, वहाँ पर क्या होनी चाहिए, बाल साहित्य की अनेक प्रकार की विधाएं होनी चाहिए, और उन विधाओं को पढ़ने के बच्चों को अवसर मिलने चाहिए, मौके मिलने चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। सक्रिय होना मतलब जहाँ पर बच्चा एकदम एक्टिव है, जहाँ पर वो रुचि ले रहा है चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा है पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन 3 भी सही है कि अध्यापक और जो अदर लोग होते हैं वहाँ पर, जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो भी लाइब्रेरी में आ सकते हैं और आदर्श पठन का व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए 4th में क्या है कि पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्योंकि देखिए सस्वर पठन मतलब होता है जैसे टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और सेम उसी चीज़ को स्टूडेंट भी ज़ोर ज़ोर से गा गा कर पढ़ते हैं। जैसे मोस्टली होता है प्राइमरी लेवल पर जब पोयम पढ़ाते हैं टीचर्स, और उसी पोयम को जो है बच्चे भी दोहराते हैं, तो वो होता है सस्वर पठन, ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ना, जैसा टीचर बोल रहे हैं सेम वैसे। ठीक है, तो ये जो सस्वर पठन है ना, ये लाइब्रेरी में नहीं किया जाना चाहिए। क्यों, ये कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही बच्चा नहीं होगा ना, लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं,
अदर लोग भी हो सकते हैं, तो उनका डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे तो वहाँ पर सस्वर पठन नहीं बल्कि मौन पठन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ध्यान रखेंगे, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय के बारे में ये हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किस में निपुणता होनी चाहिए? निपुणता मतलब होता है मास्टरी हासिल कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम डीपली पढ़ लेते हैं ना, उसकी सारी जानकारी हम ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक ही सब्जेक्ट से करते हैं, या तो आपने हिंदी से किया होगा, या इंग्लिश होगा, या फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, बायो होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा। बायो के अंदर भी या तो जूलॉजी होगा या तो बॉटनी होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। एक ही सब्जेक्ट में क्यों करते हैं? क्योंकि उस एक सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज हम लेना चाहते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपने केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो केमिस्ट्री को आप इतना डीपली पढ़ेंगे उन 3-4 सालों में कि आप केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल कर लेंगे, आप निपुण हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं निपुणता। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? बताइए। पहला है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, तीसरा है दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, नेक्स्ट है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, और चौथा है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो देखिए, अगर आप साक्षरता अर्जित करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका डिकोड करना और भाषा का अवबोधन करना। डिकोड करना मतलब ये होता है डिकोडिंग, जैसे कोई चीज़ लिखी है बुक में, आप उसको समझ पाएँ अपने शब्दों में, आप डिकोड कर पाएँ कि इसमें ये क्या लिखा है। कभी कभी सिंबल के फॉर्म पे दिया होता है ना, उसको आप डिकोड करते हैं, समझते हैं। तो डिकोडिंग करना और भाषा का अवबोधन करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है रादर देन इन 3 ऑप्शंस के। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं होगा? यानी कि व्याकरण को आप किस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, आपसे ये पूछा है। पहला है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। ये तो बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना, जहाँ पर बच्चे क्या कर पाएँ, भाषा का प्रयोग कर पाएँ, खुद से बोल रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, वो तो अच्छी बात है, ऐसे ही तो बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। जी हाँ, प्रासंगिक नियम भी इम्पॉर्टेंट हैं। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, ये तो सेम ऑप्शन 1 की तरह हो गया, बिल्कुल सही है। बच्चों को बोलने के अवसर देना, मतलब संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेट करना, जहाँ पर स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ बोल पाएँ। इस चीज़ के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। सही बात है, तभी जाकर आप बच्चे को व्याकरण अच्छे से सिखा सकते हैं। देखिए, जैसे हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम क्या करते हैं? स्पोकन पर फोकस करते हैं, है ना, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाएँ। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था, ये कंठस्थ वर्ड जो है फ्रेंड्स, कंठस्थ करना, रटना या फिर याद करना, ये तीनों नेगेटिव चीज़ें हैं। आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज़ किया होगा उन्होंने देखा होगा, मैंने नोट्स के लास्ट में आपको टैग वर्ड करवाए हुए हैं। उन टैग वर्ड में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। कभी भी बच्चों को व्याकरण के जो नियम हैं याद करवाना, रटवाना या कंठस्थ करवाना नहीं होता, बल्कि नियमों को समझाना होता है कि कौन सा नियम कहाँ पर किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ाने के बारे में हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा, तो इसीलिए 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? पहला है समग्र भाषा पद्धति, दूसरा है व्याकरण अनुवाद, तीसरा है स्थितिपरक उपागम, और चौथा है ध्वनि विज्ञान निर्देश। आपसे पूछा है कि कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच में संबंध पर बल दे रहा है, बताइए। यहाँ पर बात हो रही है अक्षर और ध्वनि के बीच में संबंध, तो सीधी सी बात है, जहाँ पर ध्वनि से रिलेटेड चीज़ें होंगी वही सही होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ध्वनि विज्ञान निर्देश, ये जो है अक्षरों और ध्वनि के बीच में संबंध पर सबसे ज़्यादा बल देगा, ना कि व्याकरण पर, क्योंकि व्याकरण अनुवाद में क्या होता है, जैसे सेंटेंस लिखा है बस उसका अनुवाद कर दो। समग्र भाषा पद्धति, स्थितिपरक उपागम, इनमें भी आपका ध्वनि और अक्षरों को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो इसीलिए 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा,
कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। बताइए किस लिए है, इस सकना की बात हो रही है और इस शब्द के प्रयोग से 5 प्रश्न पूछने की बात हो रही है। तो गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है, पहला है मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए, नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए, स्वच्छंद बोलना या फिर निष्क्रिय श्रवण। देखिए निष्क्रिय श्रवण तो होगा ही नहीं। निष्क्रिय क्या होता है, जहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं है, मतलब उसका मन ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पर वो निष्क्रिय होकर सुन रहा है, ऐसा तो इसमें नहीं है। नियंत्रित मौखिक अभ्यास ये भी नहीं है। स्वच्छ बोलना ये भी नहीं। इसमें क्या हो रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मौखिक प्रवाह अभ्यास पर, इसीलिए तो ये जो शब्द है इससे रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, बच्चे का जो मौखिक प्रवाह है, बोलने की जो फ्लुएंसी है, उसका अभ्यास होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती हैं। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बताइए किस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानना चाहिए। पहला है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के मानवीय लेखक हैं। दूसरा है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं। तीसरा है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी। एंड चौथा है, क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। तो बताइए, यहाँ पर बात हो रही है कि जो अध्यापिका हैं वो कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती हैं। ठीक है, तो पुस्तकों का जब चयन हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप किस चीज़ को मानेंगे पुस्तकों का चयन करते हुए। तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के मानवीय लेखक हैं या फिर नहीं। अब देखिए ये बाल साहित्य आ गया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बाल साहित्य इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए बाल साहित्य क्या होते हैं, बच्चों की छोटी छोटी स्टोरीज़ की जो बुक्स होती हैं ना, उनको हम कहते हैं बाल साहित्य। जैसे बचपन में आपने पढ़े होंगे चंपक है, चाचा चौधरी है, ये सब इनमें क्या होता था, बच्चों के लिए छोटी छोटी स्टोरीज़ होती थी और एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, जिनको पढ़ने के लिए बच्चे एकदम क्यूरियस रहते थे। ठीक है, तो कभी भी अगर पुस्तकों का चयन करना है तो सबसे पहले लेखक जो हैं जाने माने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेखक इंडिया के बाहर के हैं और उनकी लैंग्वेज बच्चों को समझ ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो बाल साहित्य के मानवीय लेखक हैं या नहीं, इस चीज़ पर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर वो बाल साहित्य के लेखक होंगे तो बच्चों के लिए वो अच्छा लिख सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें सबसे उपयुक्त जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन 1 दिख रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपागम या कौन सी विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। पहला है प्राकृतिक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, और चौथा है श्रव्य भाषिक विधि। तो देखिए बात हो रही है वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग, जहाँ पर बच्चे रियल में भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे। और सिंपल सी चीज़ है, संप्रेषण में क्या होता है, भाषा में भाषा का प्रयोग ही तो होता है। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पे और देखा था, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, या स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि संप्रेषण हो सकता है। यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं, जहाँ पर बच्चा भाषा को बोल सकता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। तो इसीलिए संप्रेषणात्मक उपागम हमेशा बेस्ट माना जाता है भाषा को सीखने के लिए, क्योंकि संप्रेषणात्मक उपागम में बच्चा खुद एक्टिव होता है और भाषा का प्रयोग करता है। बाकी प्राकृतिक उपागम, डायरेक्ट मेथड, ये सारी मेथड इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी जितना कि आपका संप्रेषण होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या होगा। बताइए, जो स्टूडेंट हैं आपस में क्या कर रहे हैं, अपनी जो नोटबुक है एक दूसरे को दे रहे हैं जांचने के लिए। जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, पहले तक स्कूल में जैसे आपके यूनिट टेस्ट वगैरह हुए तो टीचर क्या करते थे,
क्लासरूम के अंदर ही एक दूसरे स्टूडेंट के पास एक दूसरे की नोटबुक दे देते थे और बोलते थे कि आप लोग चेक करके देखो कि इसने कैसा लिखा है, इसको कितने मार्क्स देने चाहिए। तो ऐसा क्यों करते थे, इसका रीज़न क्या है, ये पूछा हुआ है। पहला है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाने के लिए, दूसरा है नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाने के लिए, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाने के लिए, या फिर सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 4, जिसमें दिया है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे नोटबुक दी जा रही है ना एक दूसरे स्टूडेंट को एक दूसरे की चेक करने के लिए, तो इसमें क्या होगा, सहपाठी मतलब क्या होता है, उनके जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, तो वो उन बच्चों के काम की जांच को चेक कर पाएंगे और चेक करने का जो कौशल है वो बच्चों के अंदर विकसित होगा। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसा कई बार किया जाता है एग्जाम्स में भी, जैसे टीचर कहते हैं बच्चों से क्लास में कि आप एक दूसरे की चेक कर लो कॉपी, तो रीज़न यही होता है, वो बच्चों के अंदर सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अदर ऑप्शन देखिए, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना नहीं, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास नहीं, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास, ये चीज़ें इसमें नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अदला बदली करके नोटबुक की जांच की जा रही है, ठीक है। सो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, तो देखिए बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चों की बात हो रही है, अधिगम में कब जो है ज़्यादा संलग्न होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशुगीत गाते हैं, दूसरा है वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, तीसरा है वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, यानी कि बार बार लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है बच्चा जब जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वहाँ पर वो क्या होगा, संलग्न होगा चीज़ों को करने में। और सीधी सी चीज़ है, ये आप ऑप्शन 2 में देख पा रहे हैं, जहाँ पर जो सभी इंद्रियां हैं बच्चों की, आप जानते हैं ना इंद्रियां आपकी आँख नाक कान, तो इन सब का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग भी कर रहे हैं, मतलब इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, साथ ही साथ बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, तो सभी सेंसेस उनके यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चे क्या हैं, सक्रिय रूप से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सक्रिय मतलब क्या होता है, जब बच्चा पूरा रुचि के साथ किसी चीज़ को करता है, इंटरेस्ट के साथ, तो वो होता है बच्चे का सक्रिय होना। तो जहाँ भी बच्चा सक्रिय होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करता है, वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होता है। और सिंपल सी चीज़ है, जब ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा होगा तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, सबसे अधिक संलग्न है, ठीक है। बाकी यहाँ पर वो सिर्फ शिशु गीत गा रहा है, यहाँ पर वो एक ही चीज़ को बार बार लिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों की बात हो रही है, तो ये आपके सही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, क्या कहती है देखिए, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से जांचती हूँ, ठीक है। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या ये प्रारूपण कर रही है या पुनः प्रारूपण है, प्रूफ रीडिंग है या फिर सहपाठी मूल्यांकन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट ने अपना काम करा और वो क्या कह रही है कि अपने काम को टीचर को दिखाने से पहले मैं एक बार खुद से जो है अंतिम रूप से उसकी जांच करती हूँ कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो सिंपल है, वो क्या कर रही होगी, वो प्रूफ रीडिंग कर रही होगी, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का मतलब यही होता है कि एक बार जांच लेना, किसी भी काम को फाइनलाइज करने से पहले एक बार उसको अच्छे से चेक कर लेना कि सटीकता के साथ वो काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसी को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग, यानी कि आपका जो है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। सो 3rd ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहपाठी मूल्यांकन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सहपाठी मूल्यांकन क्या होता है, जब क्लास के अंदर ही बच्चे जो है एक दूसरे की नोटबुक को चेक करते हैं, वो होता है आपका सहपाठी मूल्यांकन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है।
पहला है प्राकृतिक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, और चौथा है श्रव्य भाषिक विधि। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मातृभाषा, सबसे पहले मातृभाषा क्या है ये समझना होगा। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद जो सबसे पहले वो भाषा को बोलना सीखता है अपने घर में, वो होती है बच्चे की मातृभाषा। मातृभाषा को हम क्या कहते हैं? मदर टंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इनमें से कौन सी प्रोसेस में जो है आपकी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखिए, प्राकृतिक उपागम में तो होगा, संप्रेषणात्मक उपागम में भी मातृभाषा में बात करी जाएगी, श्रव्य भाषिक में भी ये आएगा, लेकिन ये जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पर मातृभाषा में बात नहीं करी जाती है। अब इसमें क्या होता है देखिए, वैसे मैंने हिंदी पेडागोजी की जो थ्योरी वाली क्लासेज हैं फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको ये सारी विधियाँ एक साथ करवाई हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी पेडागोजी की टोटल 15 वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर मैंने आपका पूरा थ्योरी वाला सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप उस सीरीज़ को देख लेते हैं और प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं ना, तो आपका हिंदी पेडागोजी एकदम क्लियर हो जाएगा। आप 15 आउट ऑफ 15 भी ला सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होती है? इस मेथड में बच्चे को जो भाषा सिखानी है सीधे उसी भाषा में बातचीत करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होता है, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, आपने देखा होगा। उन इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी होती है, हिंदी में टॉक करना उनको अलाउड नहीं होता है। जैसे ही बच्चा स्कूल के गेट के पास पहुंचा तो वो इंग्लिश में ही बात करेगा, वहाँ पर हिंदी में कोई बात नहीं करता है। तो वहाँ पर यही मेथड यूज़ करी जाती है, डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंग्लिश में ही क्या होगा, डिस्कशन होगा, इंग्लिश में ही बातचीत होगी। ऐसी जगह पर जो आपकी मदर टंग होती है या फिर जो हिंदी लैंग्वेज होती है, ये सब वहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, जो भी टारगेट लैंग्वेज है आपकी, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में बातचीत होगी। अगर आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंग्लिश में ही बात होगी, अगर आप हिंदी सिखाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हिंदी में ही बात होगी, लेकिन वहाँ पर मदर टंग का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछा है कि मदर टंग को जो प्रोत्साहित नहीं करता है, तो हमारा प्रत्यक्ष विधि जो है इसको प्रोत्साहित नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? टीएलएम आप जानते हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जिसकी हेल्प से बच्चों को पढ़ाना ईजी होता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। जैसे टीएलएम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, चार्ट हो गया आपका, मॉडल हो गया, कुछ आप रियल ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं वो हो गया, ये सब आपके क्या है, ये टीएलएम है, ठीक है। तो टीएलएम के चयन के लिए कौन सा सही नहीं है पूछा है आपसे। पहला है, चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दें। जी हाँ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ के अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट है, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित और स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। जी हाँ, ऐसी होनी चाहिए टीएलएम, जो भी सामग्री आप ले जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट हो स्थानीय रूप से, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। इसका कोई सेंस नहीं बनता है फ्रेंड्स कि जो आप टीएलएम बना रहे हैं उसको बच्चे बना कर लाएंगे, नहीं। टीएलएम बनाने का जो काम है वो टीचर का है। क्योंकि देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले लेसन प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर अपना जो है टीएलएम रेडी करते हैं और उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये कह रहा है कि टीएलएम का प्रयोग मतलब टीएलएम जो है बच्चे ही बनाएंगे, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन में यही पूछा है कि टीएलएम के चयन के लिए कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे 4th ऑप्शन इसका सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है, बताइए। पहला ऑप्शन है, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा है, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके।
तीसरा है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। एंड फोर्थ ऑप्शन इज रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको चारों ही ऑप्शन सही लगते हैं। इसमें नेगेटिव आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आंसर तो एक ही है। कौन सा वाला है, आपको कैसे ढूंढना है? तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ढूंढना होता है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और आपको सही लग रहा हो, उस पर आप जाएंगे। तो हमें कौन सा लग रहा है? हमें लग रहा है ऑप्शन थर्ड। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की जो प्रतिभागिता है उसको समर्थन देने वाला जो समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश है वो सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है, कैसे उसकी रचना की जा सकती है? तो विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके जो है उसको सृजित किया जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। पहला है पाठ्यचर्या सिद्धांत, ये तो है, प्रस्तुतिकरण भी है, तकनीकी सिद्धांत भी है, लेकिन मूर्त सिद्धांत इसमें नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मूर्त सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने हिंदी पेडागोजी के सारे कर लिए हैं। ये जो प्रीवियस ईयर आपका रिसेंटली पूछा हुआ था जनवरी 2024 का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसमें हिंदी पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसमें आपने कितना स्कोर किया, और साथ ही साथ हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे इसी टाइम पर इवनिंग में डेली अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।